नमस्कार साथियों, राधे राधे सभी को। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे विशेषण। साथियों, आप सोच रहे हैं कि इतने दिन से सर ने वीडियो क्यों नहीं डाला। साथियों, गले में प्रॉब्लम थी, इस कारण वीडियो नहीं आ पाए। अब डेली रेगुलर वीडियो आएगी। आज भी आपको गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, लेकिन फिर भी ठीक है। तो साथियों, अपन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है विशेषण। तो साथियों, विशेषण देखो, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है गुण या विशेषता। गुण या विशेषता परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब अगर अपन ये कहें कि अगर कोई किसी की विशेषता बता रहा है तो वो क्या है, विशेषण। जैसे देखो यहाँ पर नई गाड़ी, पुराने कपड़े, गर्म चाय। अब नई गाड़ी दे रखा तो गाड़ी की विशेषता बता रहा है, भाई गाड़ी कैसी है, नई। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया साथियों। पुराने कपड़े, कपड़े की विशेषता बता रहा है, कपड़े कैसे हैं, पुराने हैं। तो पुराने क्या हो गया, विशेषण हो गया साथियों। गर्म चाय, चाय, अब चाय की विशेषता बता रहा है, भाई चाय कैसी है, गर्म है। तो गर्म विशेषण हो गया साथियों। अब देखो आगे क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा गर्म चाय, तो किसकी विशेषता बता रहा है, ये चाय की विशेषता बता रहा है। भाई चाय विशेषण, इसकी विशेषता बता रहा है, भाई चाय कैसी है, गर्म है। तो ये तो विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, चाय की। तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा साथियों। सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते ही कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता दे उन्हें प्रविशेषण कहते हैं साथियों। यानी मानो कि जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता दे उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कहने का मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था तो उसे तो अपन ने विशेषण कहा, लेकिन अगर मान लो कोई विशेषण की भी विशेषता बता दे तो उसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखो साथियों, अत्यधिक गर्म दूध है। अब देखो दूध गर्म है, अत्यधिक। अब देखो इसमें यहां से इसको इधर बंद करते हैं अपन। देखो क्या है, गर्म दूध। तो विशेषता बता रहा है भाई दूध कैसा है, गर्म। जो विशेषता बताता है वो तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताया जा रहा है वो क्या हो जाता है, विशेष्य हो जाता है। और अगर मानो कोई विशेषण की भी विशेषता बता दे, तो ये गर्म दूध था तो इसकी विशेषता होती, लेकिन अगर ये विशेषण की विशेषता बता रहा है भाई दूध कैसा है, अत्यधिक गर्म है, तो इस कारण अत्यधिक क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। कहने का मतलब जो विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं साथियों। कई बार एग्जामों में सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। तो आई होप ये तीनों समझ में आ गए होंगे आपके। इधर देखो, जैसे ही बहुत ज्यादा लड़के, लड़के का मतलब विशेष्य, और कैसे ज्यादा है तो इसका मतलब लड़के, ज्यादा लड़के तो मतलब विशेषण हो गया ये। और विशेषण की विशेषता बता रहा है भाई बहुत ज्यादा लड़के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो यानी इस तरह से प्रविशेषण कैसे कहते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बता दें, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं साथियों। आगे देखो, विशेषण शब्द कभी तो विशेष्य से पहले आ जाते हैं और कभी विशेष्य के बाद आ जाते हैं साथियों। यानी विशेषण शब्द कभी तो विशेष्य से पहले आ जाते हैं और कभी विशेष्य के बाद आ जाते हैं। कहने का मतलब विशेष्य पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। इसी आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं साथियों। विशेषण के मुख्य तो प्रकार तो कितने होते हैं, चार, लेकिन ये विशेष्य पहले आने के और बाद में आने के कारण इसका विशेषण का प्रकार बताया गया है। विशेषण शब्द कभी पहले विशेष्य भी आ जाते हैं और कभी विशेष्य के बाद भी आ जाते हैं। इस आधार पर तो विशेषण के कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार होंगे साथियों। अभी मत कहना कि सर विशेषण के प्रकार तो चार होते हैं, वो आगे पढ़ रहे हैं अपन, है ना। उद्देश्य विशेषण यानी में एक भी बिंदु नहीं रहने वाला साथियों। आपके जितने भी उदाहरण आए हुए सब यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको, जो एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं उदाहरणों के आधार पर अपन इसको थ्योरी के रूप में बना करके पढ़ रहे हैं साथियों। एनसीईआरटी का शामिल है ही इसमें। तो देखो, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, जब विशेष्य से पहले विशेषण आए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जब विशेष्य से पहले विशेषण आए, यानी ऐसी स्थिति हो जैसे गर्म चाय, तो विशेष्य से पहले विशेषण, यानी ये तो चाय तो क्या हो गया, विशेष्य, और ये क्या हो गया, विशेषण। जब विशेष्य से पहले विशेषण आए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं साथियों। मतलब ये सामान्य सी बात है साथियों। जैसे समझदार लड़कियां, तो विशेषण पहले आया, सुंदर कपड़े, यानी विशेषण पहले आ रहा है और विशेष्य बाद में आ रहा है, तो उसको तो कौन सा कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। अब देखो विधेय विशेषण है साथियों, यहाँ पे है ना, यहाँ पे विशेषण है, ठीक है।
विधेय विशेषण किसे कहेंगे? जब विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। देखो, लड़के अच्छे हैं, यानी कहने का मतलब यह वहां इनसे दोनों बिंदुओं से अपने कितना सा समझ में आया कि विशेष्य पहले भी आ सकता है, विशेषण पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। समझ गए? तो देखो, लड़के अच्छे हैं, लड़के पहले आ गई संज्ञा, उसके बाद क्या आया? विशेषण आया। तो यानी विशेष्य पहले और विशेषण बाद में, तो कौन सा हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। कपड़े सुंदर है, तो इस प्रकार यह है। तो उद्देश्य और विधेय विशेषण से अपन को ये समझ में आया कि जो विशेषण है कि इससे संज्ञा सर्वनाम से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है साथियों, यह ध्यान रखना। अब इसके बाद पढ़ेंगे विशेषण के भेद। जो सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों, विशेषण के भेद होते हैं 4 होते हैं। आप सबको पता है सही, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक बोल दो या सार्वनामिक विशेषण बोल दो। तो इसको कहीं संकेतवाचक बोलते हैं, कि सार्वनामिक होते हैं, तो दोनों का एक ही नाम होता है साथियों ना। तो यानी गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है साथियों। इसके बाद अपन विशेषण के भेद जान गए भाई, 4 भेद होते हैं। तो वापस वही एक एक विशेषण का अपन अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे साथियों। जैसे देखो, इसमें गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, गुणों के आधार पर विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं साथियों? गुण का मतलब आप समझ गए, यानी जो गुणों के आधार पर उसकी विशेषता बता दें तो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन परिभाषा भी याद रखना, कई बार परिभाषा एग्जाम में पूछी जा रही है। अभी ट्रेंड में जो चल रहा है उसमें परिभाषा संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, गुणों के आधार पर विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं साथियों। जैसे आ गया साथियों, जैसे रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, गुण के आधार पर जो गुणवाचक विशेषण पढ़े थे ना। अब इसी का ये क्या है, जैसे रूप में अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, रंग में गेहुआ, बादामी, सुनहरा, गोरा, काला, आकार में छोटा, बड़ा, टिंगना, बोना, लंबा, अवस्था में ताजा, बासी, युवा, जवान, बुढ़ा, स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, गुण में वीर, कायर, होशियार, चतुर, चालाक। अब आप सोचो कि सर इनको पढ़ाने का क्या, इनको बताने का उद्देश्य क्या है? साथ ही इनको बताने का उद्देश्य ये कि ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि है गुणवाचक विशेषण। तो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको कई शब्द आप सीधे से याद हो जाएंगे और आपको उस टॉपिक को पढ़ने में, मतलब गुणवाचक विशेषण को पढ़ने में आसानी हो जाती है साथियों। अब इसके बाद देखो, गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है साथियों। गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, मध्यावस्था और उत्तमावस्था साथियों। तो पहले गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था होती है, जिसमें से अपन पहली अवस्था पढ़ रहे हैं मूलावस्था। अभी अपना उस विशेषण चल रहा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, अब देखो मूलावस्था में क्या होता है, जहां किसी भी सामान्य रूप से विशेषता बताई जाए वह गुणवाचक विशेषण की मूलावस्था होती है। यानी कि सामान्य से कोई किसी की विशेषता बता रहे तो वह मूलावस्था कहलाती साथियों। मूलावस्था में तुलना का भाव नहीं पाया जाता है, इसमें एक वचन व बहुवचन का भी विशेषता बतलाई जा सकती है। कहने का मतलब मूलावस्था क्या है, यानी मूल अवस्था की बात करा साथियों, तो इसका मतलब यह है कि इसमें सामान्य से विशेषता बताई जाती है, इसमें कभी किसी में तुलना नहीं का भाव नहीं पाया जाता है, यानी कंपेयर नहीं किया जाता है। एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी की इसमें विशेषताएं बताई जा सकती है। जैसे देखो, हेमंत पागल है, ये सामान्य से वाक्य है कि हेमंत पागल है, सभी लड़कियां भोली भाली है, प्रदीप चतुर है, टोकरी में मीठे संतरे हैं। अब ये क्या, एक चीज, एक तरह का प्रश्न ऐसे भी आता था साथियों, टोकरी में मीठे संतरे हैं, तो इसमें पूछ लेता कि मतलब विशेषण कौन सा है या विशेष्य कौन सा है। तो मीठे क्या हो गए, विशेषण, और संतरे क्या हो गए, विशेष्य। तो ये याद रखना, इनको ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना। तो इस तरह से व्याख्या, जैसे हेमंत पागल है, सभी लड़कियां भोली भाली है, प्रदीप चतुर है, टोकरी में मीठे संतरे हैं, गर्म दूध पीना लाभदायक है, बच्चों की क्या त्वचा मुलायम होती है। तो यानी कहने का मतलब मूलावस्था का तो ये समझ में आया आपको कि इसमें तो सामान्य सी वाक्य आती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है साथियों। इसके बाद देखो मध्यावस्था होती है, जहां 2 में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए। यानी देखो, इसमें मध्यावस्था में क्या होता है कि जहां 2 में से किसी एक को अच्छा या बुरा बतलाया जाए, विशेषण की मध्यावस्था होती है साथियों। मध्यावस्था विशेषण वाले शब्दों से पहले, के बजाय, की अपेक्षा, की तुलना में आदि में से कोई एक शब्द जुड़ा रहता है।
जब आप मध्य अवस्था पढ़ोगे तो मध्य अवस्था में यह पाया जाएगा कि दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों के मध्य कंपेयर किया जाएगा। उसके साथ ही एक पहचान ये साथियों कि इनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे से पहले, के बजाय, की अपेक्षा, की तुलना में आदि। इनमें से कोई ना कोई एक शब्द जुड़ा रहता है साथियों। जैसे देखो साथियों, उदाहरण से अनीता सुनीता से होशियार है। देखो यहाँ पे से जुड़ा हुआ है, अनीता सुनीता से होशियार है। तो जब अब यहाँ पे दो के मध्य कंपेयर किया जा रहा है, भाई अनीता जो है सुनीता से होशियार है, तो यानी अनीता और सुनीता के मध्य क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। राम के बजाय अंकित चतुर है, यानी राम के बजाय अंकित चतुर है। देखो साथियों, के बजाय आ गया इसमें, यानी के बजाय आ गया, तो इसका मतलब देखो राम के बजाय अंकित चतुर, ये शब्द तो है ही सही साथियों, लेकिन आपको उसकी परिभाषा से भी आपको पता चल जाएगा मध्य अवस्था का मतलब दो में तुलना बताया जा रहा था, तो राम के बजाय अंकित चतुर है साथियों। तो समझ में आया। अब देखो एक नोट है, कभी कभी मध्य अवस्था में विशेषण शब्दों के अंत में तर या तराक प्रत्यय जुड़े जाता है साथियों। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो मध्य अवस्था होती है, अब देखो जैसे अभिषेक सुंदर स्तर है, अभिषेक सुंदर स्तर है, मोनिका चतुरता है, सीता श्रेष्ठ तरह है। कहने का मतलब तर या तराक प्रत्यय इनके अंदर जगत जुड़ा रहता है। तो अब ये कहने का मतलब अभिषेक सुंदर स्तर है, क्या मतलब ये हो रहा है, यानी अभिषेक सुंदर तरह है साथियों, ये नहीं आएगा यहाँ पे ना। मोनिका चतुर तरह है, सीता श्रेष्ठ तरह है। कहने का मतलब ये याद रखना आपको कि मध्य अवस्था में दो में तो कंपेयर किया ही जाता है, इसके साथ साथ कभी कभी मध्य अवस्था में तर या तराक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब तर और तराक प्रत्यय जाए तो वो भी मध्य अवस्था होगी। कौन से विशेषण की बात करें अपन, गुणवाचक विशेषण की दो अवस्था पढ़ चुके। अपन ने पढ़ा कि गुणवाचक विशेषण में तीन अवस्था होती है, एक तो मूलावस्था और एक मध्य अवस्था। मूलावस्था में तो सामान्य से वाक्य बताया जाता है, सामान्य से विशेषता बताई जाती है, इसके अंतर्गत किसी का भी तुलना नहीं की जाती है। मध्य अवस्था में दो में से किसी एक को अच्छा बुरा बताया जाता है और इसमें तर या तराक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है साथियों। इसके बाद देखो साथियों, उत्तमावस्था यानी तीसरी जो अवस्था पढ़ रहे हैं, जहां बहुतों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए वह विशेषण में उत्तमावस्था होती है। यानी जहां बहुतों में से किसी एक को अच्छा बुरा बताया जाएगा वहां पर उत्तमावस्था होती है। उत्तमावस्था शब्दों से पहले, सबसे, सभी से, सबसे आदि के में से एक शब्द जुड़ा रहता है। कहने का मतलब यहाँ में ये होगा साथियों कि मध्य अवस्था में तो दो में से किसी एक को अच्छा बुरा बताया जाता, लेकिन यह सभी में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाएगा। तो देखो सभी लड़कों में मनोज होशियार। अब देखो सभी लड़कों में किसकी बात की जा रही है, मनोज होशियार है, तो आ गया। सभी लड़कियों में रुचि समझदार है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कहने का मतलब अपनी उत्तम अवस्था ये भी कहती है कि सभी में एक को अच्छा या बुरा बताया जाएगा। तो ये था साथियों गुणवाचक विशेषण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है और किस किस आधार, रूप, रंग, आकार, अवस्था, आधार, इनके आधार पर इनकी विशेषता बताई जाती है साथियों। जब आप विशेषण से टॉपिक पूरा पढ़ लोगे, इसके बाद किसी भी टॉपिक को हल करना मतलब आपको सारे सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा साथियों। कई बार कुछ प्रश्न क्या होते हैं कि ऑप्शन के आधार पर भी होते हैं साथियों। तो इसके बाद देखो संख्यावाचक विशेषण, यानी लास्ट की क्लास में मैं छोटा सा 5 मिनट में चारों विशेषणों को समझा दूंगा साथियों, तो आप बने रहे अंत तक। संख्यावाचक विशेषण, ये वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं साथियों। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक का मतलब इसमें संख्या आएगी, सीधे सा बात, अगर आप ये से सोच सकते हो। इनका विशेषण जो गणने योग्य होता है, बिल्कुल सही बात है। संख्यावाचक विशेषण होगी तो इसमें कौन सा होगा, गणनावाचक होगा साथियों ये। तो इसमें आपको देखा है कि इनका विशेषण कैसे होगा, गणने योग्य होगा साथियों। जैसे बहुत रजिस्टर, आप रजिस्टर को आप काउंट कर सकते हो, कितने रजिस्टर, 4 आदमी, 50 अध्यापक, इस तरह के इसमें उदाहरण होंगे। अब देखो संख्यावाची विशेषण के भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण साथियों। निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण साथियों। तो यानी संख्यावाची विशेषण के कितने भेद, 2 भेद होते हैं साथियों। अब ये देखो साथियों, निश्चित संख्यावाची विशेषण है वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की निश्चयता प्रकट कर दे उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं साथियों। यानी देखो
कि जो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं कि वो किसी की निश्चित संख्या बता दे, फिक्स संख्या बता दे कि 10 है, 4 है, 5 है, 100 है, 200 है, 400, 500। तो कहने का मतलब वो उसके फिक्स डिजिट बता दे, तब तो कैसा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा साथियों। अब देखो 8 पंखे हैं, निश्चय है, 9 कुर्सी है, 5 पेन है, बिल्कुल बता रहे। अब मैं कहती हूँ कुछ पेन है, कुछ पेन का मतलब पता नहीं कितने हैं, तो वो कौन से में चला जाएगा, है तो संख्यावाची, लेकिन वो किस में माना जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में। अगर मान लो निश्चयवाची और अनिश्चयवाची दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो किसमें, अपने आप ही किसमें आ जाएगा, संख्यावाची विशेषण में आ जाएगा साथियों। तो अब देखो निश्चित संख्यावाची विशेषण के मुख्य 8 भेद होते हैं साथियों, कितने, सॉरी 6 भेद होते हैं। वैसे इनको इतना कोई याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा आपको समझना है साथियों। मैं आपको बता दूं, अभी अभी क्या नाम से जो चतुर्थ श्रेणी में जो एग्जाम हुआ था उसमें इसमें से अभी उदाहरण आया था, मैं अभी बताऊंगा आगे। तो इनको थोड़ा सा याद रखना है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके भेद कितने, 6 भेद होते हैं। यानी संख्यावाची विशेषण के अपन पढ़ रहे हैं, संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची और एक होता है अनिश्चयवाची। अब निश्चित संख्यावाची विशेषण के अपन पढ़ेंगे 6 भेद। देखो गणनावाचक, वे संख्यावाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की गणना बताते हैं उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जिसे पूर्ण, इसके भी 2 भेद होते हैं गणनावाचक के, एक तो होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक साथियों। यानी मैं एक एक छोटी छोटी सी जो बिंदु है वो भी आपके यहाँ पे लेके आया हूँ साथियों। नहीं तो चाहता तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाची खत्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसका प्रयोग कर सकते हो। तो पूर्णांक बोधक में देखो, जो पूर्णांक का बोध कराते हैं उन्हें पूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे 3 पेन 4 कुर्सी, फिक्स पूर्णांक का बोध कराना ना, तो इसका मतलब पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। अपूर्णांक का मतलब होता है जो अपूर्णांक का बोध कराते हैं उन्हें अपूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे 1.5, पौने, आधा और सवा, इस तरह से। जैसे 1.5 कह दिया, अब 1.5 के पूर्णांक क्या नहीं है, तो वो कौन से में माना जाता है, अपूर्णांक बोधक में। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो किस में चला जाएगा, निश्चित संख्यावाची। अगर ये भी नहीं है तो किस में चला जाएगा, संख्यावाची विशेषण में माना जाएगा। जैसे नोट देखो, जैसे हम किसी संख्या को 350 कहेंगे तो ये पूर्णांक माना जाएगा, लेकिन परंतु इसी संख्या को मैं 350 कहूंगा तो ये अपूर्णांक माना जाएगा। ऐसा ही प्रश्न अभी चतुर्थ श्रेणी में एक देखने को मिला था, और उसमें संख्या पूछी थी 250, यानी कि 250 को जो 250 दे रखा था, शायद उसमें 250 ऐसा कुछ था, तो उससे संबंधित पूछा था। तो वो संख्यावाची विशेषण है। लेकिन अगर मान लो संख्यावाची विशेषण उसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मतलब अगर पहले तो किसमें आएगा, वो निश्चित संख्यावाची विशेषण में आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो संख्यावाची में चला जाएगा साथियों। तो इसलिए इनको थोड़ा समझना होता है। जैसे हम किसी संख्या को 350 कहेंगे तो यानी पूर्णांक की बात करें 350, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक माना जाएगा। लेकिन मैं उसी संख्या को 350 कह दूं तो 350 का मतलब होता है अपूर्णांक माना जाएगा साथियों। इसके बाद देखो क्रमवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के क्रम की विशेषता बताते हैं तो उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं साथियों ना, क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है तो संख्यावाची। अब देखो चौथी पंक्ति का पहला छात्र समझदार है। अब ये तो आपके समझ में आ गया है कि पहला छात्र किसके मतलब संख्या की बात कर रहा है, ये तो संख्यावाचक विशेषण में है। और निश्चय संख्या की भी बात कर रहा है, कोई पहला छात्र निश्चय कर रहा है तो ये निश्चयवाची में है। लेकिन इसमें भी कौन सा है, ये क्रमवाचक विशेषण की क्रम की बात कर रहा। चौथी पंक्ति का पहला छात्र समझदार है, पहला छात्र समझदार है, तो इस तरह जब ये क्रम की बात करेगा तो वो कैसा जाएगा, क्रमवाचक विशेषण में माना जाता है साथियों। अब देखो आवर्तीवाचक साथियों, वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या की आवर्ती बतलाता है उन्हें आवर्तीवाचक कहते हैं साथियों। आवर्तीवाचक का मतलब बार बार, जैसे दुगुना, तिगुना, 5 गुना, यानी आवर्ती बता रहा है। जैसे आज दुगने छात्र पढ़ने आए थे, यानी कल से दुगने छात्र पढ़ने आए थे। शीला ने 5 गुना रोटी खाई, तो किसकी बात कर रहा है, आवर्ती की बात कर रहा है। तो आवर्ती में शब्द जैसे याद रखना, दुगना, तिगुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, तो इस प्रकार की बात करेगा तो वो आवर्तीवाचक में माना जाता है साथियों। मतलब इनको थोड़ा सा समझना है ताकि अगर प्रश्न आए, कितना भी गहरा जाकर के प्रश्न पूछे। आजकल आपको पता है आरपीसी का क्या हाल है, आरपीसी बहुत डिफिकल्ट पेपर बना रही है, कठिन पेपर बना रही है। तो इस तरह से अपने को भी अपने स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। तो जैसे यानी हर बिंदु के अंत तक जाना है। तो समुदायवाचक देखो, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के समुदाय की विशेषता बता दें उन्हें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। समुदाय के मतलब दोनों, तीनों, चारों, सातों। जैसे दोनों छात्र खड़े हैं, हो जाओ, तीनों लड़कियां पागल है, तीनों लड़कियां पागल है, चारों लड़के अंधे हैं। तो इस प्रकार समुदाय की बात करा। समुच्चय बोधक की देखो,
वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के समुच्चय की विशेषता बताते हैं उन्हें समुच्चय बोधक वाचक विशेषण है कहते हैं। जैसे 40, 32, शतक और 25, जैसे गणेश हनुमान 40 पढ़ता है, प्रदीप ने सूर्य शतक पढ़ा। प्रत्येक वाचक में देखो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के भिन्न भिन्न होने के बोध कराते हैं उन्हें प्रत्येक वाचक विशेषण कहते हैं। हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, जैसे प्रत्येक छात्र को एक एक मोबाइल मिलेगा। भाई देखो कितने खुश हो गए, जैसे मिल गया भाई मोबाइल अपने को, है ना। इस कक्षा का हर एक बालक अध्यापक बनेगा। ओ साहब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अब तो, है ना। तो इस तरह से इसमें प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो के इन शब्दों के प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक वाचक विशेषण में आता है साथियों। तो ये था साथियों आपका कहने का मतलब, अपन पढ़ रहे इसमें संख्यावाची विशेषण, और संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण के अपने 6 भेद पढ़े थे, तो इनको ये शब्दों को याद रखना कौन कौन से होते हैं, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, ताकि जब प्रश्न आए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 4th ग्रेड में प्रश्न आया तो जैसे आप उसको देखोगे तो ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ यार ये किसी में आएगा, नहीं, क्योंकि उसमें सीधा सा अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये संख्यावाचक में जाएगा, इसमें जाएगा, इसका भेद होता है। अगर आप पढ़े हुए तो आराम से उसको मतलब जवाब दे सकते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। तो ठीक है साथियों, इससे जो दूसरा पार्ट है निश्चित संख्यावाची और सर्वनाम के 2 भेद अलग हैं, उन दोनों भेदों का अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यानी इसमें 2 क्लासों में अपना सर्व विशेषण जो है खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब डेली क्लासें आने वाली है साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।